students, this is Radhika Gaur with the session number 3 of your chapter Atoms and Molecules. तो अभी हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, अपना सेशन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस थी उसकी दो लॉज हमारे 10th सिलेबस में अवेलेबल हैं. फर्स्ट लॉ जो थी दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. वो क्या कहती थी, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. वो हम ऑलरेडी अपने सेशन नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 3 में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. सो द थिंग इज, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, उसके एनालिसिस कैसे हुए. द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय प्रोस्ट इन 1779. एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था प्रोस्ट. उन्होंने क्या किया, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को उसको 1779 में एनालाइज किया. ही एनालाइज द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. उन्होंने क्या किया, काफी सारे कंपाउंड्स लिए, उनके जो कंपोजिशंस हैं, केमिकल कंपोजिशंस हैं, दैट इज उनमें कैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कितने मास में प्रेजेंट हैं, क्या उनका रेशियो मास में, आई मीन टू से जो एलिमेंट्स हैं उनका रेशियो क्या प्रेजेंट है, फिर जो एलिमेंट्स हैं उनसे क्या फॉर्म हो रहा है, जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसमें क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें उनका क्या मास अवेलेबल है. ये सारी चीजें उन्होंने डिस्कस करी. इन सारी चीजों पे उन्होंने रिसर्च करी, उन्होंने एनालाइज किया अबाउट केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. जब भी वो ये कर रहे थे तभी उन्हें कुछ चीजें समझ में आई एंड आफ्टर दैट उन्होंने क्या दिया हमें, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. He said he came to the conclusion that the proportion of each element in a compound is constant. और जब भी उन्होंने काफ़ी सारे कंपाउंड्स पे रिसर्च करी, काफ़ी सारे कंपाउंड्स को एनालाइज किया, तो उन्हें एक कंक्लूजन मिला. एंड व्हाट वाज दैट, वो ये था कि जो प्रोपोर्शन होता है हर एक एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है. दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कांस्टेंट. क्लियर. Based on these observations, Proust formulated the law of constant proportions. और इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे प्रोस्ट ने क्या किया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का फॉर्म किया. तो क्लियर हुआ. अभी जब वो एनालाइज कर रहे थे कि जो कंपाउंड्स हैं उनमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनका मास क्या प्रेजेंट है, उनका कंपोजिशन क्या है, तभी उन्हें ये रियलाइज हुआ, उन्हें एनालाइज किया, उन्होंने वाली चीज की कंक्लूजन पे आए वो कि जो प्रोपोर्शन है हर एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में, वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा. और जब प्रोपोर्शन कांस्टेंट है तो उसी की बेसिस पे उन्होंने क्या किया, एक लॉ दी जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. स्टेटमेंट क्या है लॉ का, दैट अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास. कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसमें क्या है, सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, और जो सेम एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से एक फिक्स प्रोपोर्शन में, एक सेम प्रोपोर्शन में फिक्स रहेंगे, कंबाइंड रहेंगे. दैट इज, अभी एग्जांपल ले लो, जैसे हमारा H2 का एग्जांपल हो गया वाटर का. हमेशा वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट ही प्रेजेंट होंगे. क्लियर. कभी वाटर का फॉर्मेशन नाइट्रोजन या हाइड्रोजन से नहीं हो सकता. ये बात क्लियर है. क्या क्लियर है कि हमेशा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स क्या प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. क्लियर. और ये भी फिक्स है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनका रेशियो भी हमेशा 1:8 होगा. क्लियर. उनका जो रेशियो है हमेशा 1:8 होगा, कभी 1:9 उनका रेशियो नहीं हो सकता. तो वही जो हमारी लॉ है उसका स्टेटमेंट बोलता है, क्या कहता है, दैट अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास. यदि हम इसकी मीनिंग समझें तो क्या हो जाएगा, दिस लॉ मीन्स दैट whatever be the source from which it is formed, no matter किस सोर्स से हमारा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है. क्लियर. नॉर्मली जो H2 और O2 गैसेस को मिक्स करके हम वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज गैसेस को हमने मिक्स करके कंप्रेस किया, वाटर का फॉर्मेशन हो गया. या फिर H2O2 के लिक्विड फॉर्म्स में हम उन्हें मिक्स कर रहे हैं, या फिर H2O2 नॉर्मली मतलब ऑटोमेटिकली हमारी नेचुरली मिक्सड है. नो मैटर किस सोर्स के थ्रू वो मिक्स हो रहे हैं या किस सोर्स के थ्रू रिएक्शन जो है हमारी हो रही है, बट अ प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स. लेकिन हर जो केमिकल कंपाउंड होगा, प्योर केमिकल कंपाउंड होगा, उसमें क्या होगा, वो सेम एलिमेंट से मिलके बनेगा इन द सेम मास परसेंटेज, और हमेशा उनकी जो मास परसेंटेज होगी वो भी इक्वल रहेगी. जैसे मैंने आपको सबसे बेस्ट एंड नेचुरल एग्जाम्पल बता दिया हमारा वाटर का. हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसमें मिक्स होते हैं,
सेम एलिमेंट, हमेशा वाटर का फॉर्मेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही होगा, कभी वाटर का फॉर्मेशन हाइड्रोजन क्लोरीन से नहीं हो सकता, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से नहीं हो सकता, हमेशा किससे होगा, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और उसके साथ में भी क्या होगा कि जो रेशियो है वो दोनों का क्या होगा, 1:8 के रेशियो में वो प्रेजेंट रहेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं 2:16 में वो प्रेजेंट रहेंगे। बट जो रेशियो है उनके मासेस का, जो एलिमेंट्स हैं वाटर में, वो कभी चेंज नहीं हो सकते, और यही हमारी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहती है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज कंपाउंड विच ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम 2 एलिमेंट्स। एज आई टोल्ड यू, वाटर कैसा कंपाउंड है जिसमें हमेशा सेम 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा, combined together in the same constant proportion of 1:8 by mass। और वो क्या होंगे, हमेशा 1:8 के ही कॉम्बिनेशन में कंबाइंड रहेंगे। हमेशा किस रेशियो में कंबाइंड रहेंगे, वो 1:8 के में, कभी उनका रेशियो 2:8 नहीं हो सकता या 1:9 नहीं हो सकता, हमेशा उनका फिक्स रेशियो रहेगा और वो क्या है, 1:8। क्लियर। अनदर एग्जाम्पल क्या है, अमोनिया इज कंपाउंड। अमोनिया भी एक कंपाउंड है। इट हैज बीन फाउंड बाय एनालिसिस that ammonia always consists of the same 2 elements, nitrogen and hydrogen। हमेशा अमोनिया में भी क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, कभी जो अमोनिया है वो वाटर ऑक्सीजन, आई मीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नहीं बन सकता, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से नहीं मिल सकता। हमेशा क्या होगा, जब अमोनिया का फॉर्मेशन करना है तो ये रिक्वायरमेंट ही है कि जो नाइट्रोजन है और जो ऑक्सीजन है वही दोनों एलिमेंट एक साथ मिक्स होके अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे। ऑल्सो जो फॉर्मेशन होगा वो किस में होगा, 14:3 रेशियो में। क्लियर। उनका जो मास रेशियो होगा वो होगा 14:3, कभी 14:4 के रेशियो के साथ अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ना ही कभी 13:3 होगा, हमेशा 14:3 के रेशियो में ही वो कंबाइंडेड रहेंगे। क्लियर। सो अमोनिया ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, दैट इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, combined together in same ratio by 14:3 by mass। clear। अभी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व आउट कैसे कर सकते हैं। इन एक्सपेरिमेंट, एक हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। क्या हुआ, जब हमने किसी कॉपर को कंबशन कराया उसका, तो हमें क्या मिला, जो 1.22 ग्राम कॉपर ऑक्साइड का हमें फॉर्मेशन हुआ 1.03 ग्राम कॉपर से। इन अनदर एक्सपेरिमेंट, हमने वहीं दूसरे एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड गेव ऑन रिडक्शन 2.98 ग्राम ऑफ कॉपर। क्या हुआ, जो हमारी 3.672 ग्राम कॉपर ऑक्साइड थी उससे हमें रिडक्शन पे मिला 2.938 ग्राम ऑफ कॉपर। शो दैट दीज फिगर्स वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हमें ये शो करना है कि ये दोनों जो फिगर्स हैं, दैट इज एक जहाँ पे हमें कॉपर ऑक्साइड हमारी कितनी अवेलेबल थी, 1.03, और जो कॉपर थी वो 1.03 ग्राम थी और कॉपर ऑक्साइड 1.288 ग्राम थी, और दूसरे फिगर में जो कॉपर ऑक्साइड है वो 3.672 ग्राम है और कॉपर 2.938 ग्राम है। क्लियर। तो ये जो दोनों फिगर्स यहाँ पे दिए हुए हैं उनके बेसिस पे हम कैसे ये शो कर सकते हैं कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो वेरीफाई होती है। सो लेट्स सॉल्व इट आउट। इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 1.03 ग्राम। कितना है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, जो कॉपर का मास था वो हमें गिवन था 1.03 ग्राम। मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना था वहां पे, 1.288 ग्राम। क्लियर। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली हमारे पास कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन का मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉपर ऑक्साइड है उसके मास से हमें कॉपर के मास को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमने वही यहाँ पे किया है कि जो कॉपर ऑक्साइड का मास था दैट इज 1.288 में से हमने कॉपर के मास को दैट इज 1.03 को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें मास ऑफ ऑक्सीजन मिल गया, कितना मिल गया, 0.258 ग्राम। क्लियर। अभी हमारे पास कॉपर का मास है, कॉपर ऑक्साइड का मास है और ऑक्सीजन का मास है। अभी क्या हुआ, मास ऑफ कॉपर रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें, कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे आप, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स तो कॉपर और ऑक्सीजन होंगे ना, तो रिएक्टेंट्स का हम मास निकालेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
1.03 रेशियो 0.258। क्लियर? तो क्या हो जाएगा 1.03 अपॉन 0.258 रेशियो 1 रेशियो के इक्वल रख देंगे इसे हम। इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आएगा लमसम 3.99 रेशियो 1, और 3.99 को हम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं 4 रेशियो 1। तो क्या हुआ कि जो कॉपर है और ऑक्सीजन है वो कैसे कंबाइंड है 4 रेशियो 1 के में। क्लियर? तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एक क्लियर हो गया कि कॉपर और ऑक्सीजन का जो मास है वो 4 रेशियो 1 के रेशियो में कंबाइंडेड होगा के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। यदि जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसमें भी हमारा रेशियो 4 रेशियो 1 ही आता है तो इजीली हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वेरीफाई होती है। तो अभी हम सेकंड एक्सपेरिमेंट में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो मास ऑफ कॉपर कितना गिवन है 2.938 ग्राम, और मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना हो गया 3.672 ग्राम। क्लियर? मास ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए सेम हम पहले की तरह ही क्या करेंगे, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड में से मास ऑफ कॉपर को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.734 ग्राम। क्लियर? हमें क्या निकालना है, मास ऑफ कॉपर रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा 2.938 रेशियो 0.734। जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो आ जाएगा 2.938 अपॉन 0.734 रेशियो 1। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आएगा लमसम 4 रेशियो 1 के बराबर। पॉइंट्स में आएगा जिसे हम राउंड ऑफ करके 4 रेशियो 1 लिख सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया वहां पे भी रेशियो हमारा कितना आया था 4 रेशियो 1। यहाँ पे भी जो कॉपर और ऑक्सीजन है उनका रेशियो क्या आ रहा है 4 रेशियो 1। दैट इज दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स में जो मास है वो 4 रेशियो 1 में अवेलेबल है। दैट इज जो दोनों एलिमेंट्स हैं जब वो कंबाइंड होके किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो जो उनका रेशियो बाय मास है वो दोनों ही इक्वल है, 4 रेशियो 1 है। दिस इज द रीजन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज वेरीफाइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 of oxygen. Clear? हमारे पास एक सैंपल है 0.24 ग्राम जिसमें हमारी ऑक्सीजन और बोरोन प्रेजेंट है। हमने एनालाइज किया कि उसमें 0.096 ग्राम तो बोरोन प्रेजेंट है और 0.144 ग्राम हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बायोमास। हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ कंपाउंड हमें क्या गिवन है 0.24 ग्राम, मास ऑफ बोरोन 0.096 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन हमें गिवन है 0.144 ग्राम। क्लियर? तो बोरोन की परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं हम, मास ऑफ बोरोन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। क्लियर है? एक सब्सटेंस का मास अपॉन टोटल सब्सटेंस का मास इनटू 100। तो क्या हो गया 0.096 अपॉन 0.240 ग्राम इनटू 100। इसे जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40%। अभी बोरोन का हमारा आ गया 40% बोरोन अवेलेबल है दैट इज। अब जब ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है तो क्लियर है अब हमारा जो सॉल्यूशन होगा पूरा कितना होगा 100% सॉल्यूशन होगा। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 में से परसेंटेज ऑफ बोरोन को माइनस कर सकते हैं। इट्स नॉट आयरन इट्स बोरोन। तो जब हम परसेंटेज ऑफ बोरोन को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 60%। क्लियर? तो क्या होगा, ऑक्सीजन 60% प्रेजेंट होगी और बोरोन कितनी परसेंट प्रेजेंट होगी 40%। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। नाउ यू हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। मैंने अभी आपको बताया कि जो हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है 1:8 में और वाटर का फॉर्मेशन करती है। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas? अभी you have to answer कि कितने ग्राम ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यदि हम 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस को बर्न करना चाहते हैं या 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस से उसकी रिएक्शन करानी है हमें ऑक्सीजन गैस की, तो कितना मास हमें ऑक्सीजन गैस का चाहिए। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 times up. So have you answered this in your mind? Let's check out. एक्चुअली जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ना वो आपके चैप्टर का एक मेन बेसिस है। जितने भी हमारा मोल कंसेप्ट हुआ आप नेक्स्ट सेशंस में पढ़ोगे वो हुआ, या फिर ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस हुए, इनसे न्यूमेरिकल आने के चांसेस काफी रहते हैं एग्जाम्स में। तो आपको जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो क्लियर होना चाहिए।
तो अभी यहाँ पे क्या गिवन था, जो मास ऑफ हाइड्रोजन है वो 1 है, आई मीन टू 1:8 में प्रेजेंट है ना, दैट इज मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। लेट द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड भी x, सपोज कर लेते हैं कि हमें x चाहिए मास ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारा हाइड्रोजन है उसका मास हमें गिवन है 3 ग्राम इज इक्वल टू 1/8। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू आ जाएगा 24 ग्राम, दैट इज 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड to react with 3 gram of hydrogen to form water molecules. Clear? So what did we learn today? आज हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में स्टडी किया, हमने जो उसके एक्सपेरिमेंट्स थे, जो उसके एग्जांपल्स थे उसके बारे में डिस्कस किया, हमने जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लिया। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड इट्स पोस्टुलेट्स। Obviously we will also study about merits and demerits of Dalton's atomic theory. Till then